आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17, सैम्पलिंग एंड एस्टिमेशन। तो इसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। फर्स्ट पार्ट में हम लोग सैम्पलिंग को डिस्कस करेंगे और सेकंड पार्ट में हम लोग एस्टिमेशन को डिस्कस करते हैं। तो पहले आते हैं हम लोग ज़रा सैम्पलिंग की तरफ। चैप्टर 11 में आपको याद होगा कि हम लोगों ने पॉपुलेशन और सैंपल को डिफाइन किया था। पॉपुलेशन क्या होता है? Yes. the whole or the aggregate of subject of study is called population। तमाम के तमाम आइटम्स वो पॉपुलेशन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम उसमें से कोई सिलेक्टेड पार्ट ले लेते हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन, तो हम उस सिलेक्टेड पार्ट को सैंपल कहा करते हैं। कैसे ही था? Yes, sir. पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन हम लोगों ने चैप्टर 11 में भी की थी, लेकिन बस इतना ही पढ़ा था। पॉपुलेशन और सैंपल की डेफिनेशन तो इतनी है। उसके बाद हमने कहा था कि ये जो पॉपुलेशन होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरी होती है इनफाइनाइट पॉपुलेशन। फाइनाइट पॉपुलेशन मीन्स जिसको हम काउंट कर सकें, जिसके टोटल नंबर्स को हम बता सकें, और इनफाइनाइट जिसे हम काउंट ना कर सकते हो, जिसके टोटल नंबर्स को ना बताया जा सकता हो, उसे हम लोग इनफाइनाइट पॉपुलेशन कहते हैं। इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्लियर? यस सर। उसके बाद Yes, हमने sir. कहा कि हम लोग पॉपुलेशन में से सिलेक्टेड पार्ट लेते हैं तो वो सैंपल कहलाता है। अब हमारे पास हमारे सैंपल का मीन भी मौजूद होता है और हमारे पास हमारे पॉपुलेशन का मीन भी मौजूद होता है। कहने को दोनों ही मीन की वैल्यूज़ हैं, एवरेज वैल्यूज़ हैं, लेकिन एक सैंपल के लिए है और दूसरा पॉपुलेशन के लिए है। तो इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो हम सैंपल के मीन को डिनोट कर देते हैं एक्स बार के साथ। सैंपल के मीन को डिनोट करते हैं एक्स बार के साथ और पॉपुलेशन के मीन को डिनोट करते हैं म्यू के साथ, म्यू के साइन के साथ। इसी तरह से अगर सैंपल के डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसे स्मॉल एस से डिनोट करेंगे, लेकिन अगर पॉपुलेशन के डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन है तो उसे Sigma से. सिग्मा से डिनोट करेंगे। शाबाश। वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस कहलाता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को एस से डिनोट किया तो एस का स्क्वायर सैंपल का वेरिएंस होगा और सिग्मा स्क्वायर हमारे पास पॉपुलेशन का वेरिएंस होगा। तो आप लोग देखें तो ये जो तीन न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, स्टैटिस्टिकल मेजर्स, ये चैप्टर 12 में पढ़े थे ना, मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, सीवी। तो हम इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा। तो अगर ये स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डाटा मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज सैंपल से रिलेट करती हों तो हम उसको क्या कहेंगे? Statistic. स्टैटिस्टिक। और अगर यही स्टैटिस्टिकल मेजर्स रिलेट करते हो या रिप्रेजेंट करते हो पॉपुलेशन के डाटा को तो उसे कहा जाता है पैरामीटर्स। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास पैरामीटर्स हैं कि ये पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये भी चैप्टर 11 में हम लोगों ने पढ़ा था और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। ऐसे ही है। Yes, sir. अच्छा, अब आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कि जब हम लोग सैंपल को स्टडी करते हैं तो सैंपल के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पर अप्लाई करवा देते हैं। अब मेरी क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 50। मुझसे कहा गया क्लास की एवरेज बताएं। मैंने इसमें से सिलेक्ट कर लिया। अब टोटल है, पॉपुलेशन साइज है, तो पॉपुलेशन साइज को बेटा कैपिटल एन से डिनोट करेंगे। पॉपुलेशन साइज को कैपिटल एन से, लेकिन इसमें से जो सैंपल लिया जाता है सैंपल साइज को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल एन पॉपुलेशन साइज और स्मॉल एन सैंपल साइज। मैंने उन 50 स्टूडेंट्स में से ना 15 स्टूडेंट्स सेलेक्ट किए और मैंने उनकी एवरेज फाइंड कर ली और उनकी एवरेज आ गई हमारे पास 60। अब मैंने एक्स बार से रिप्रेजेंट किया है।
एक्स बार से रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब है? एक्स बार से सैंपल रिप्रेजेंट कि ये सैंपल का मीन मैंने लिखा हुआ है, लेकिन मुझसे तो मेरी क्लास की एवरेज पूछी गई थी या मुझसे सैंपल की एवरेज पूछी गई थी? क्लास क्लास की। तो मैंने अब क्लास की एवरेज तो फाइंड ही नहीं की, मैंने अभी 35 स्टूडेंट्स की एवरेज तो फाइंड ही नहीं की। तो मैंने कहा मैंने सेम अप्लाई कर दिया कि यार मेरी क्लास की जो एवरेज है ना वो 60 है, मतलब सैंपल के रिजल्ट्स को पॉपुलेशन पर अप्लाई कर दिया। क्या मैंने ऐसा नहीं किया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब क्या आप समझते हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया? क्या आप समझते हैं कि मैंने बिल्कुल ठीक किया? क्या बाकी पॉपुलेशन की एवरेज 60 होगी? नो सर, थोड़ी चेंज हो। चेंज नहीं, जरूरी नहीं कि चेंज हो, लेकिन हो भी सकती है। हो यस भी सर, सकती, पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि मैंने जो सैंपल लिया वो मैंने कैसे लिया है। कहीं मैंने इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास के, मैंने उनका सैंपल तो नहीं ले लिया। अगर उनका ले लिया है तो मेरे तो मार्क्स ज़्यादा बन जाएंगे, एवरेज ज़्यादा आ जाएगी। हो सकता है पूरी क्लास की एवरेज कम हो, या वो जो 15 स्टूडेंट्स हैं मैंने अपनी क्लास के निकम्मे स्टूडेंट्स नहीं उठा लिए जो फेल होते हों, जिनके मार्क्स कम आते हों। अगर ऐसा किया है तो फिर तो एवरेज कम बनी हुई होगी, जबकि क्लास की एवरेज ज़्यादा होगी। तो भाई चांसेस ऑफ एरर है ना, Yes, यस sir. सर। एरर के चांसेस है ना कि हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो मिस्टेक करने की यस दो सर। रीजंस हो सकती हैं। पहली रीजन कि आपने सैंपल गलत लिया, दूसरी रीजन कि सैंपल तो ठीक लिया लेकिन आपने आपके नेग्लिजेंस की वजह से आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर बैठे, जिसकी वजह से वैल्यू गलत हो गई। तो ये दो रीजंस हैं। अब अगर आप लोग कोई एरर करते हो और उस एरर की रीजन सैंपल है तो हम उसे सैम्पलिंग एरर कहते हैं। और अगर उसकी रीजन आपकी निग्लिजेंस है, मतलब अदर देन सैंपल, कोई और रीजन है उस एरर की, तो उसे हम लोग नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। क्लियर? कि अगर आपने यस Yes, सर। sir. अपनी पॉपुलेशन में से सैंपल ही ठीक नहीं लिया, आपको सैंपल लेना चाहिए था मिडिल स्टूडेंट्स का, ऑन एवरेज जो स्टूडेंट्स हों उनका, तो आपके पास एवरेज ठीक से आती। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लें या निकम्मे स्टूडेंट्स को देख लें, तो फिर तो आप सैंपल ही गलत ले रहे हैं ना, तो ऐसे एरर को सैम्पलिंग एरर कहेंगे। लेकिन आपने सिलेक्ट एवरेज स्टूडेंट्स किए, लेकिन जब कैलकुलेशन करने बैठे तो उसका सम गलत कर बैठे, एवरेज गलत फाइंड कर ली, तो ये तो आपकी नेग्लिजेंस हुई। तो अब आप इसका इल्ज़ाम सैंपल पे नहीं लगाओगे, तो ये नॉन सैम्पलिंग एरर होगा। क्लियर? यस सर। तो ये ज़रा स्टेटमेंट्स पढ़ें सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर की, ये जो थ्योरी पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये पढ़ें। सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, अब एरर बेसिकली क्या होता है, पॉपुलेशन और सैंपल के रिजल्ट्स में जो डिफरेंस होता है ना, उसे हम लोग एरर कहते हैं कि भाई मिस्टेक है। इधर यही लिखा हुआ है, सैम्पलिंग एरर इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक, स्टैटिस्टिक से क्या मुराद है, सैंपल की वैल्यूज, सैंपल और पैरामीटर्स, पैरामीटर से क्या मुराद है, पॉपुलेशन की वैल्यू है। पॉपुलेशन। तो बेटा Population. सैंपल और पॉपुलेशन की वैल्यूज में अगर डिफरेंस आ जाए तो हम कहेंगे कि इसमें एरर है। तो सैम्पलिंग एरर कैन बी डिक्रीज। अच्छा, अब इस सैम्पलिंग एरर को डिक्रीज कैसे किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई एरर आ गया है, डिफरेंस आ रहा है पॉपुलेशन में और सैंपल में, तो इसको हम लोग डिक्रीज कैसे करें। अच्छा, एलिमिनेट नहीं होता, सैम्पलिंग एरर एलिमिनेट नहीं होता। एलिमिनेट तो उस वक्त होगा ना जब सारी की सारी पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया जाए, तब एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि फिर तो रिजल्ट बिल्कुल एक्यूरेट आ जाना है। लेकिन जैसे ही आप सैम्पलिंग करते हो ना, तो आप सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हो, कम कर सकते हो। किस तरह कि अगर आप सैम्पल साइज इंक्रीज कर लो, भाई आप 15 स्टूडेंट्स ना लो, आप 25 स्टूडेंट्स ले लो, आप 30 स्टूडेंट ले लो, आप 35 स्टूडेंट्स ले लो। अगर आप अपने सैम्पल साइज को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका सैम्पलिंग एरर
डिक्रीज होता जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। क्लियर? आप ज्यादा एक्यूरेसी की तरफ जाते जाएंगे। तो क्या मैं यूं कह दूं कि जैसे सैंपलिंग एरर और सैंपल साइज के दरमियान इनवर्स रिलेशनशिप है? यस सर। ऐसे ही है ना? तो ये बात आपने याद रखनी है, ये थ्योरी में पूछी जा सकती है, और यही बात आपको इस स्टेटमेंट के लिए हेल्प करेगी कि अगर इनवर्स रिलेशनशिप है और सैंपलिंग एरर को डिक्रीज करना है तो फिर सैंपल साइज इंक्रीज कर दें, और अगर सैंपल साइज डिक्रीज कर दें तो सैंपलिंग एरर इंक्रीज हो जाएगा। शाबाश, बिल्कुल यही बात मैं समझाना चाह रहा था और आप समझ गए। क्लियर? यस सर। नॉन सैंपलिंग एरर आर some errors which are attributed due to negligence और inexperience on the part of data collector, कि जिस बंदे ने डाटा कलेक्ट किया है उसके इनएक्सपीरियंस होने की वजह से या उसकी नेग्लिजेंस की वजह से अगर कोई एरर होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर। क्लियर हो गया सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग? जी सर। सर ये नेग्लिजेंस का क्या मतलब होता है सर? लापरवाही, इंटरेस्ट ही नहीं था उसका। वो ऐसा कोई पी के बैठा हुआ था कि एक वैल्यू आई 23 और उसने 32 लिख दिया, तो गलती हो गई ना। यस सर। अब इस गलती का कसूरवार सैंपल है या वो बंदा खुद है? वो बंदा है ना, तो मतलब सैंपल तो नहीं है ना, तो नॉन सैम्पलिंग एरर है ये। ओके सर। अब ये जो सैम्पलिंग की जाती है ना, ये सैम्पलिंग दो तरह से होती है। जैसे हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि जब हम लोग सिलेक्शन करते थे तो सिलेक्शन दो तरह से करते थे। कि हम लोग पूछते थे कि यार ये इस सिलेक्शन में रेपिटेशन अलाउड है या रेपिटेशन नॉट अलाउड है, कहते थे ना। यस सर। तो इसी यस तरह सर। से आप उससे पूछ रहे हैं कि यार अगर मैं कोई सैम्पलिंग करने जा, वहाँ पे भी तो सैम्पलिंग ही करते थे ना, पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते थे तो वो सैम्पलिंग ही होती थी। तो आप उसे पूछने जा रहे होते कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट है या सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट है। तो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से क्या मुराद है? रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन अलाउड। रेपिटेशन अलाउड से क्या मुराद है? शाबाश एक शाबाश। वैल्यू रिपीट हो सकती है। वैल्यू रिपीट हो सकती है। वैल्यू रिपीट होने का मतलब कि भाई अगर एक बॉक्स के अंदर कुछ आइटम्स मौजूद है, मैंने रेड कलर और वाइट कलर के बॉल उसमें रखे हुए हैं, तो मैंने एक आइटम सिलेक्ट किया, मैंने एक बॉल सिलेक्ट की और वो ब्लैक बॉल थी और उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था 5। मैंने अपने पास नोट कर लिया कि भाई ये 5 नंबर की बॉल है। अब अगर मैं उसको दोबारा से पॉपुलेशन का पार्ट बना दूं, दूसरी सिलेक्शन करने से पहले अगर मैं उसे दोबारा पॉपुलेशन का पार्ट बना दूं तो वो दोबारा क्या सिलेक्ट हो सकती है? पॉपुलेशन का पार्ट बन चुकी है यस और सर। फिर से उसमें से सिलेक्शन करूंगा तो दोबारा से भी तो सिलेक्ट हो सकती है ना। यस सर। तो यस इसे सर। कहते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट। लेकिन अगर आप कोई फर्स्ट आइटम विदड्रॉ करें और सेकंड आइटम विदड्रॉ करने के लिए आप फर्स्ट को अपनी पॉपुलेशन का पार्ट ना बनाएं और उसे साइड पे कर दें, तो बेटा अब तो वो आपकी पॉपुलेशन का हिस्सा ही नहीं है। अब जब दोबारा सिलेक्शन करने लगोगे तो क्या वो आपके सैंपल का पार्ट बनेगी? नो सर। नो सर। क्योंकि आपने तो उसको अलग से रखा हुआ है। तो उसे कहा जाता है सैम्पलिंग विद आउट रिप्लेसमेंट। क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, अब जरा देखें इसकी थ्योरी पढ़ें। The sampling is with replacement when a sample unit नो सर। is drawn and returned to the population before the next unit is drawn. यस सर। जी, क्या सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की समझ आ गई? यस सर। तो मैंने भी तो यस ऐसे ही सर। समझाया है ना आपको। क्लियर है थ्योरी? यस सर। जी नेक्स्ट, बट if we do not replace the sampling unit and draw the next unit is said to be without विदाउट replacement. रिप्लेसमेंट। ऐसा ही है ना?
तो बेटा आपको ना ये चीज़ें एज इट इज़ रट्टे नहीं लगाने की ज़रूरत, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। मतलब ये थ्योरी ऐसी थ्योरी है कि ये बस आज पढ़ ली ना तो इसको दोबारा नहीं पढ़ने की ज़रूरत, या आपके माइंड में ऐसी फिक्स हो जाए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए भी आपको याद है कि सर ने कुछ ऐसा बताया था, सर ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स दिए थे, या विद रिप्लेसमेंट ये चीज़ होती है। तो बेटा इंग्लिश की जो भी स्टेटमेंट होगी आप इजीली उसको ट्रांसलेट कर लोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे उसको, तो आपको पता चल जाता है कि ये विद रिप्लेसमेंट है या विदाउट रिप्लेसमेंट है। क्लियर? अब वहाँ पर अब अब बेटा वहाँ पर ऐसा तो है नहीं ना कि वो आपसे कहे बेटा डिफाइन सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट 3 मार्क और आप लिखने बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं है ना। लाजमी बात है, अगर वो कहेगा ना व्हाट इज सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट तो नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, लिखा हुआ होगा। अब ये है कि उन चारों में से हम देखेंगे कि करेक्ट कौन सा है, तो हमारे जहन में आ जाएगी ना तमाम बातें। यस सर। हाँ जी, तो ये बेटा ये सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट से मुराद है रेपिटेशन अलाउड, और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद है रेपिटेशन नॉट अलाउड। शाबाश। अच्छा, जब रेपिटेशन अलाउड होती थी, आपको अगर 6 डिजिट्स दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि बेटा इसमें 3 डिजिट नंबर बना के देना, तो जहां तक मुझे याद है आप कुछ यूं कर लेते थे। यस सर। टोटल अगर 6 डिजिट्स अवेलेबल हों और इसमें कोई जीरो ना हो, यस सर, और आपसे कहा जाए कि बेटा 3 डिजिट नंबर बना के दें और रेपिटेशन अलाउड है, तो आप क्या करेंगे? 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 raised to ऐसे ही Yes, है ना। मतलब 6 रेज टू पावर 3। यस सर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये जो 6 है ये पॉपुलेशन साइज है, और ये जो 3 है वो सैंपल साइज है। यस सर, मतलब अगर मैंने टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स बताने हो तो पॉपुलेशन साइज रेज टू पावर सैंपल साइज कर दूं। यस सर। ये फार्मूला कोई न्यू फार्मूला था आपके लिए? नो सर। तो बेटा ये देखें, नंबर ऑफ पॉसिबल सैंपल, नंबर ऑफ पॉसिबल पॉसिबल सैंपल सैंपल विद रिप्लेसमेंट होगा तो फार्मूला क्या बनता है? एन रेज पावर एन। पॉपुलेशन एन ना करो क्योंकि वो फिर पता नहीं चलता ना। पॉपुलेशन साइज रेज टू पावर सैंपल सैंपल साइज। साइज। क्लियर? यस सर, अच्छा बेटा, अगर रेपिटेशन अलाउड हो तो कॉम्बिनेशन लग सकता है? नो सर, नो सर, और अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो फिर लग सकता है। लग सकता है ना। तो भाई अगर रेपिटेशन नॉट अलाउड है और आप सैम्पलिंग देख रहे हैं, तो बेटा सैंपल लेते हुए क्या ऑर्डर की इंपॉर्टेंस होगी? नो सर, तो फिर अगर ऑर्डर की इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो कॉम्बिनेशन लगा लूं? यस सर, यस सर, यस। तो फिर क्या लिखेंगे? पॉपुलेशन साइज सी कॉम्बिनेशन सैंपल साइज। सैंपल साइज। ओके, तो बेटा जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हमारे पास पॉपुलेशन साइज हो 6 का और सैंपल साइज हो 3 का, तो हम कहेंगे 216 नंबर ऑफ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट। एम आई राइट? यस सर, यस, और अगर हम कहें कि विदाउट रिप्लेसमेंट कितने, तो आपसे कह देगा कि भाई इफ अ पॉपुलेशन साइज ऑफ 6 and a sample of 3 is drawn, find the number of possible samples without replacement। तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन कर दिया उसने आप लोगों से, हैं? 6 कॉम्बिनेशन 3 हाँ, तो कितना बनता है? 20 तो 20 सैंपल्स बन जाएंगे। कितना? 20। यस यस सर। सर, तो 20 सैंपल्स बन जाएंगे। फिर बात क्लियर है सब स्टूडेंट्स को? यस यस सर। तो सर, नंबर ऑफ सैंपल्स का पता चल गया। यस सर। अच्छा ये सर। बताएं कि वो सैम्पलिंग हम किस तरह से करेंगे? भाई मैंने अपनी क्लास में से 20 स्टूडेंट्स हैं और उनमें से 8 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी, किस तरह से सैम्पलिंग करूं?
देखता जाऊं, जो ज्यादा प्यारे प्यारे हैं वो सिलेक्ट कर लूं, हैं ऐसे ही है, सर रैंडमली। रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है हमेशा। जो सिलेक्शन करनी चाहिए, अच्छा यहाँ पर एक और ज़रूरी बात, सिलेक्शन सैम्पलिंग करने का जो सबसे पहला No, sir. रूल है ना, सैम्पलिंग करने का जो सबसे पहला रूल वो ये है कि भाई सैम्पलिंग होमोजीनियस पॉपुलेशन में से हो, और जो सैंपल ड्रा करो वो उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। आपको याद होगा ये प्रोबेबिलिटी करते हुए जब हमने बॉयज़ और एंड गर्ल्स को अलग अलग किया था, बॉयज़ में से अलग से सिलेक्शन करनी थी, गर्ल्स में से अलग से सिलेक्शन करनी थी, तो मैंने आपसे पूछा था कि बेटा अगर गर्ल्स की सिलेक्शन करनी है तो क्या बॉयज़ में से जाके करूं? ओ सर। सर तो बेटा बॉयज़ की पॉपुलेशन में से गर्ल्स की सिलेक्शन तो नहीं हो सकती ना, बिल्कुल सर। तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि भाई पॉपुलेशन भी गर्ल्स की होनी चाहिए। यस सर। तो बेटा सर यही है होमोजीनियस पॉपुलेशन, कि भाई आपकी जो पॉपुलेशन है उनमें सेम करेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, और जो आप सैंपल ड्रा करो वो आपकी उस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे क्लास का सीआर बना दिया जाता है, तो सीआर किस चीज़ का एब्रीविएशन है? क्लास रिप्रेजेंटेटिव। क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो बेटा इतने सारे स्टूडेंट में से सिर्फ एक सिलेक्ट किया जाता है ना, और वो यस फिर सर। पूरी क्लास yes. मैनेजमेंट के सामने पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हालांकि होता तो वो सिंगल पर्सन है, लेकिन वो रिप्रेजेंट पूरी पॉपुलेशन को कर रहा होता है। तो बेटा पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ करने का सबसे पहला रूल ये होता है कि आपकी पॉपुलेशन होमोजीनियस होनी चाहिए, और आपका सैंपल आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता हो। अब जैसा कि आप लोग सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मुझसे क्यूएम पढ़ने हैं, आपसे अगर क्यूएम का फीडबैक लिया जाए तो आप बड़े अच्छे तरीके से बता देंगे, चाहे बॉयज़ में से सिलेक्शन करें चाहे गर्ल्स में से सिलेक्शन करें। लेकिन यहीं पे बैठे बैठे अब अली मसूद और हमजा मसूद मुझसे पढ़ रहे हैं अगर क्यूएम, और मैं इनसे पूछूं यार ये इंग्लिश की मैम कैसा पढ़ाती हैं अली, तो अली को क्या पता इंग्लिश की मैम कैसा पढ़ाती हैं, हमजा को क्या पता कि इंग्लिश की मैम कैसा पढ़ाती हैं। वजह, अब कहने को तो स्टूडेंट हैं, कहने को आपके बैच की स्टूडेंट्स हैं, लेकिन भाई उनकी इंग्लिश एग्जाम्ट है, उन्हें क्या पता इंग्लिश का टीचर कैसे पढ़ाता है। क्या वो कभी इंग्लिश के टीचर के बारे में फीडबैक दे सकेंगे? नो सर। तो अगर इंग्लिश का फीडबैक लेने के लिए मैं इनको सिलेक्ट कर लूँ तो ये तो सैम्पलिंग एरर हो जाएगा कि मैंने सैंपल ही गलत लिया है, जो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा हमारी पॉपुलेशन को। आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे। यस सर। तो बेटा इन्हीं इश्यूज की वजह से हम लोग ज़रा सैम्पलिंग के मेथड्स को चेंज करते हैं। इससे पहले तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक मेथड का पता होता है कि भाई हम लोगों ने रैंडम सैम्पलिंग करनी है, और रैंडम सैम्पलिंग से हर कोई वाकिफ़ होता है क्या, कि भाई बस आंखें बंद की और आपने सेलेक्ट कर दिया। आपने नहीं देखा कोई प्यारा है, कोई खूबसूरत है, कोई चिट्टा है, कोई गोरा है, कोई कैसा है, आपने बस सिलेक्शन कर डाली। तो ये रैंडम सैम्पलिंग है। और रैंडम सैम्पलिंग, अब वहाँ पे चिट्टा गोरा प्यारा नहीं लिखने बैठ जाना है। रैंडम सैम्पलिंग इज अ सैम्पलिंग वेयर वी सर्च फॉर चिट्टा गोरा प्यारा है। No, हाँ, sir. तो बस ख्याल करना, ऑप्शन में ढूंढ रहे हो तो पता नहीं कहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेटा रैंडम सैम्पलिंग हमेशा होमोजीनियस पॉपुलेशन के ऊपर हुआ करती है, मतलब उसमें मौजूद तमाम आइटम्स की प्रॉपर्टीज सेम सेम होती हैं। मतलब मेरी क्लास के तमाम स्टूडेंट्स, भाई मैंने अगर क्यूएम के बारे में ही किसी को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो मेरे लिए आप सारे के सारे होमोजीनियस पॉपुलेशन है, राइट। यस सर तो मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, और आप में से अब जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से अगर मैं 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं वैसे ही कह दूँ कि यार ये वाले स्टूडेंट्स सामने आ जाए या मुझे इसके बारे में फीडबैक दे। तो ये जो मैंने सैम्पलिंग किया है ये रैंडम सैम्पलिंग है। ओके बच्चों, यस सर उसके बाद sir. आती है टोटल 6 मेथड्स हैं सैम्पलिंग करने के। पहला रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, तीसरा
स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, चौथा मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, फिफ्थ वन इज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड द सिक्स्थ वन इज कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग। तो ये नाम जरा एक मिनट आप फिर से पढ़ के जरा याद करो कि ये नाम कौन कौन से हैं, पता होने चाहिए ताकि एमसीक्यूज में फिर बता सकें, वरना वहाँ पे पता ही ना हो कि यार सैम्पलिंग की टाइप्स कौन कौन सी हैं। जब वो आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ सैम्पलिंग और आपको पता ही ना हो तो यार ये सैम्पलिंग की टाइप कौन सी नहीं बन रही थी या कौन सी सैम्पलिंग की टाइप है, तो वहाँ पे ये हाल तो नहीं होना चाहिए ना। नो यस सर। सर। पढ़ लिया? Yes, sir. रिवाइज Yes, sir. करो जरा एक मरतबा Yes, कौन sir. कौन सी हैं। Random, systematic, stratified, multi-state cluster. रैंडम, सिस्टमैटिक, स्ट्रैटिफाइड, मल्टी स्टेज स्टेट एंड क्लस्टर एंड कोटा सैम्पलिंग। कोटा। जी, तो बेटा अब देखते हैं इनकी डेफिनेशंस। तो आपने सिर्फ ये देखें इतनी इतनी बातें याद रखनी है। शेयर हो गया आपके साथ? Yes, Yes, sir. sir. अब आपने सिर्फ इतनी इतनी बातें याद रखनी है जो मैं आप लोगों को बताऊं। A random sampling is one where every member of the population has equal chances of being selected as a member of sample. रैंडम सैम्पलिंग इज बाइस फ्री सैंपल। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अब भाई देखें, रैंडम सैम्पलिंग का रूल ये होता है कि पॉपुलेशन में मौजूद तमाम आइटम के सिलेक्ट होने के इक्वल चांसेस हों। जैसा डाइस के ऊपर 6 नंबर आ सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6, Yes, sir. 6 नंबर। तो ये 6 नंबर हमारी पॉपुलेशन है। अब जब लूडो खेलने के लिए बैठते हैं तो बेटा क्या हर नंबर के आने के सेम चांसेस नहीं होते? अब नंबर तो एक ही आना होता है, सेलेक्ट उन 6 में से एक ही होता है, रैंडम बेसिस पे Yes, होता है, sir. मतलब हम अपनी मर्जी से नहीं रखते, रैंडम बेसिस पे होता है। तो हर किसी के आने के चांसेस तो बराबर ही होते हैं ना। 1 2 Yes, 3 4 5 6 हर Yes, किसी की sir. प्रोबेबिलिटी 1/6, तो वो रैंडम सैम्पलिंग हो रही होती है वहाँ पर। इसी तरह कॉइन्स, बेटा रैंडम सैम्पलिंग है। इसी तरह कार्ड्स के ऊपर 52 कार्ड्स हैं, हर कार्ड के सिलेक्ट करने के इक्वल चांसेस हैं। कोई भी एक कार्ड सिलेक्ट करें तो हर कार्ड के आने के इक्वल चांसेस 1/52। गॉट इट? Yes, हर Yes. किसी, जब मैं अब मेरी क्लास में स्टूडेंट्स मौजूद हों और मैं उनसे कहूं कि बेटा आप में से 5 स्टूडेंट सिलेक्ट करने वाला हूं और मैंने कोई कंडीशन नहीं बताई कि भाई वो 5 स्टूडेंट कौन से हैं, तो हर कोई यही सोचेगा यार पता नहीं सर सिलेक्शन क्यों कर रहे हैं, यार अल्लाह करे कहीं मुझे ना सिलेक्ट कर लें। हाँ, ऐसे ही होता है ना, जब टीचर कहता है कि भाई 5 स्टूडेंट को बुलाने वाला हूँ तो अक्सर यही सोचा अल्लाह करे मुझे ना सिलेक्ट कर लें। और अगर टीचर कहते हैं कि जिनको मैं Yes, सिलेक्ट sir. करूँगा उन्हें मैं 500 रुपये दूंगा, फिर अल्लाह करे मुझे कर लें, अल्लाह करे मुझे सिलेक्ट कर लें, फिर ये बात होती है। लेकिन हर किसी के पास इक्वल चांसेस होते हैं सिलेक्शन के, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, राइट? Yes, Yes, sir. sir. तो हम इसे रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। ओके, Okay, sir. Yes. चलें अब चलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। भाई नाम से जाहिर हो चुका है कि भाई आपने सैम्पलिंग को अब रैंडम नहीं करना, आपने एक सिस्टम बनाना है, आपने सैम्पलिंग का एक सिस्टम बनाना है और उस सिस्टम को फॉलो करना है। अब वो सिस्टम कैसे बनेगा बेटा? ये उस वक्त अप्लाई होता रहता है जब आपके पास आपकी पॉपुलेशन सीक्वेंस की फॉर्म में हो, नंबरिंग की फॉर्म में हो। आपको याद होगा, मतलब मेरे एक जो स्कूल दौर था उसमें ऐसे ही होता था कि हम लोग जब क्लासरूम में बैठते थे ना, तो हम लोग ना रोल नंबर के हिसाब से बैठते थे। मतलब अभी के क्लासरूम्स की मैं नहीं बात कर रहा कि आप जहाँ जगह मिली वहाँ बैठ जाते हैं, ये नहीं। लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे ना, क्लास 1 2 3 में, तो हमारा टीचर ना हमें रोल नंबर के हिसाब से बिठाता था कि जिसके रोल नंबर 1 है वो पहले बैठेगा, उसके साथ रोल नंबर 2, उसके साथ रोल नंबर 3। पता नहीं आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ है। उसके Yes, अलावा sir. उसके अलावा मतलब अब नंबर्स की फॉर्म में तमाम बच्चे बैठे हुए होते थे, वो एक सीक्वेंस की फॉर्म में बैठे हुए होते थे, वहाँ पर अप्लाई हो सकता है सिस्टमैटिक। दूसरा,
बेटा जब आप लोग का बाजार से कोई चीज़ परचेज करने जाते हो और आप उसे कहते हो कि यार मुझे ये बिल देना, मुझे इनवॉइस देना, तो आपको पता है उस बिल के ऊपर, उस इनवॉइस के ऊपर उसका नंबर मेंशन होता है, इनवॉइस नंबर। यस सर। Yes, और sir. आपको पता है कि वो सारी इनवॉइसेस सीक्वेंस की फॉर्म में होती हैं। Yes, sir. कि Yes, sir. पहले अगर सपोज इनवॉइस नंबर आपको मिल गया है 91, आपके बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 92, उसके बाद वाले को 93, उसके बाद वाले को 90, तो सीक्वेंस की फॉर्म में है इनवॉइसेस सारी, यस सर। राइट। तो बेटा अगर कहा गया है कि अगर आपकी पॉपुलेशन है ना सीक्वेंस की फॉर्म में, तो वहां पर आप सिस्टमैटिक सैम्पलिंग अप्लाई कर सकते हैं, और उसका भी मेथड है। अब आपने देखा, ये बेसिकली इनवॉइसेस के ऊपर ही अप्लाई होता है। आपने देखा कि यार आपके पास जो पॉपुलेशन साइज है वो है 1000 का, आपके पास टोटल 1000 इनवॉइसेस मौजूद हैं, सेल इनवॉइसेस, और आपने उनको चेक करना है कि कहीं कोई एरर तो नहीं है। तो बेटा आप बताएं, एज एन ऑडिटर एक एक इनवॉइस को चेक करेंगे, Oh, sir. तो सैम्पलिंग Okay. करेंगे, Yes, sir. Yes, sir. सैम्पलिंग करेंगे। शाबाश, चलो अब आपको ये पता चल गया कि सैम्पलिंग क्यों ज़रूरी, हालांकि फाइनाइट पॉपुलेशन थी, लेकिन आपने अपने टाइम को भी तो सेव करना था ना, आपने कॉस्ट को भी सेव करना था, और बहुत से मैटर्स होते हैं जो देखे जाते हैं। तो आपने कहा यार Yes, sir. सैम्पलिंग करते हैं, तो आप इसमें से सैंपल साइज डिटरमिन करेंगे। बताएं कितने का सैंपल लें, 40 का 100. हो जाए? Yes, sir. 40 का. चलें 40 50 मतलब कुछ भी, आपने सैंपल ड्रॉ कर दिया। आपको पॉपुलेशन साइज का भी पता है, सैंपल साइज आप डिटरमिन करेंगे अपने एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, अपने क्लाइंट को देखकर, उसके बिजनेस की नेचर को देखकर, और बहुत से फैक्टर्स को देखकर आप देखेंगे कि यार मेरे लिए ना 40 का सैंपल बहुत है। अब एक तो ऑप्शन ये था कि अपनी मर्जी की कोई सी भी 40 इनवाइसेस निकाल लेते रैंडम बेसिस पर, रैंडम सैम्पलिंग अप्लाई कर लेते, लेकिन स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे कहती है कि अगर आपकी पॉपुलेशन सीक्वेंस फॉर्म में है तो रैंडम सैम्पलिंग पे ना जाओ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो सिस्टमैटिक सैम्पलिंग के लिए ना आपको सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम क्या है कि आप एक कांस्टेंट नंबर डिटरमिन करें, कोई भी एक वैल्यू पहले डिटरमिन करें, और उस वैल्यू को डिटरमिन करना कैसे है, कहते हैं कि पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज कर दो। पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल साइज इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 40। क्या वैल्यू आएगी? 25. आ गया नंबर, Yes, sir. कांस्टेंट नंबर आ गया आपके पास। यस सर। तो Yes, अब मैं sir. जा रहा हूँ ज़रा सिस्टम बनाने की तरफ। मुझे 1000 इनवाइसेस में से 40 का सैंपल चाहिए, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 25 है। ये कौन, अब बेटा इनवाइस नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? 1 से. 1 से। शाबाश, 0 तो नहीं होगा ना? Oh, sir. No, sir. 1 से। तो कहते हैं कि 1 से लेकर इस कांस्टेंट नंबर तक की इनवाइसेस में से 1 से लेकर 25 तक की इनवाइसेस, यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप कोई सी भी एक इनवाइस सेलेक्ट करो, सिर्फ एक। ये रैंडम बेस पे कर सकते हो, पहली सिलेक्शन रैंडम बेस पे हो सकती है, और वो भी अप टू कांस्टेंट नंबर, इससे ऊपर का कोई नंबर नहीं। तो बताएं कौन सी इनवाइस आपने सेलेक्ट की? कोई एक वैल्यू बता दें। First one. पहली सिलेक्ट कर ली। Yes, sir. 10 कर लेते हैं। आपने तो सोचने में इतना टाइम लगा दिया है यार। 15th नंबर की इनवाइस सेलेक्ट कर ली। आगे फर्स्ट के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई हो जाना है। हमजा और अली, फर्स्ट नंबर के ऊपर भी सेम रूल अप्लाई हो जाना है, अभी तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि यार 15th नंबर, तो पहली इनवाइस 15th नंबर की इनवाइस आप अपने पास ले लेंगे। उसके बाद वो जो कांस्टेंट नंबर आपने फाइंड किया था, हर उस कांस्टेंट नंबर के जंप के बाद वाली इनवाइस उठाते जाओ। 15 के बाद 25 का जंप लो, कितना? 40 नंबर की इनवाइस उठा लो। फिर 65th नंबर की इनवाइस उठा लो। फिर 90 नंबर की इनवाइस उठा लो। फिर 90. 115 नंबर की इनवाइस उठा लो। इसी तरह 150.
इसी तरह चलते 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 जैसे ही 1000 तक पहुंचोगे ना, तुम्हारे हाथ में 40 इनवाइसेस होंगी और तुम्हारा सैंपल साइज कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, क्या तुमने रैंडम सैम्पलिंग की है या एक सिस्टम को फॉलो किया है? सिस्टमैटिक। तो इसीलिए हम इसे सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। और ये कब होती है? जब हमारे पास होमोजीनियस पॉपुलेशन हो, लेकिन वो पॉपुलेशन सीक्वेंस की फॉर्म में हो। सीक्वेंस it? की फॉर्म। यस सर। यस तो सर। बेटा ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थी हमारे पास, जो हम लोगों ने कंप्लीट कर दी। आई होप कि आप लोग ये पैसेज पढ़ लीजिएगा तो सारी यही बातें ही इसमें लिखी हुई हैं। तो ये एक मरतबा ज़रूर पढ़ना है, थ्योरी रिलेटेड है तो इम्पोर्टेंट है, ये एक मरतबा ज़रूर पढ़ लेना है आप लोगों ने। डन? यस सर।